और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जानकारी मिल रही है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में इस वक्त आग लग गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगी है, बड़ी जानकारी ये आपको दे रहे हैं। देखिए कल वहां पर बहुत ही धूमधाम से शाम की आरती की गई, होली मनाई गई और अब देखिए जानकारी मिल रही है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में आग लगी है। दरअसल भस्म आरती के दौरान ये आग लगी है। मुख्य पुजारी सहित 13 लोगों के झुलसने की खबर आ रही है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सुबह तड़के की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि भस्म आरती हो रही थी और उसी दौरान ये आग लगी है। मुख्य पुजारी सहित 13 लोगों के झुलसने की खबर। आज सुबह भस्मारती के दौरान गर्भगृह के अंदर आग ऊपर का मामला हुआ है और इसमें 13 घायल हैं। कितने पंडित पुजारी शामिल हैं इस पर, किस प्रकार की स्थिति? 13 लोग इसमें घायल हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, ये बताइए कि जो ये आग की सूचना मिल रही है, अभी क्या स्थिति है और कैसे लगी, कारण समझ में आ रहे हैं क्या? देखिए, सुबह जो महाकाल के दरबार में सबसे पहले जो ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती होती है, यहाँ पर भस्म आरती के लेकर तमाम यहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं। पंडित पुरोहितों द्वारा जो मंदिर परिसर है, जो गर्भगृह है, उसको सजाया जाता है। और जो आरती हुई थी, आरती के दौरान जो आग जो लगी है उसकी वजह से लगभग 13 लोग झुलसे, जिनमें जो 2 को ज्यादा चोट आई है। बाकी जो सभी वैसे खतरे से बाहर है। और मंदिर में फिलहाल मैं मंदिर परिसर में मौजूद हूँ। यहाँ पर सामान्य जो स्थिति है वो निर्मित हो गई है और किसी प्रकार के दर्शन भी फिलहाल नहीं रोके गए। बिल्कुल। विक्रम, क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं? क्योंकि जो परंपरा है ये तो सदियों पुरानी है, ऐसे में अचानक से लापरवाही का हो जाना और इतनी बड़ी घटना का हो जाना कि दर्जनों लोग झुलस जाएं, ये बड़ी गंभीर स्थिति बनी है उज्जैन महाकाल मंदिर में। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है, लेकिन ये जो मंदिर का गर्भगृह है ये पूरी तरीके से यहाँ के राज पुरोहित और पंडितों के अधीन रहता है। वहीं की सजावट उनके हाथों में रहती है और उन्होंने सजावट की थी। इस दौरान जो कपूर आरती हुई थी उसकी कुछ गर्माहट की वजह से ऊपर का जो इलाका जो सजावट है उसमें आग लग गई और उसी आग की वजह से जो पंडित है और पुरोहित हैं और जो वहां पर कुछ श्रद्धालु थे वो झुलसे हैं। और फिलहाल जो मंदिर प्रशासन है वो पूरे मामले की जांच करा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका विक्रम, हमारे साथ नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, दिल्ली में भी आग की खबर आ रही है। दिल्ली के अलीपुर में भीषण आग लगी है। तो उज्जैन के बाद तस्वीर दिल्ली से भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलीपुर में आग लगी है। और अलीपुर में भी ये आग लगी जिस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलीपुर की तस्वीर है जहां पर भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री का गोदाम था और आप देखिए गोदाम की स्थिति क्या है, किस तरीके से देखते ही देखते कुछ ही समय में ये इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता है। तो फैक्ट्री का एक गोदाम बताया जा रहा है जिसमें भीषण आग लगी और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से आग का ये तांडव देखने को मिला है। गोदाम में जो सामान रखा था, किस परिस्थिति में ये आग की चपेट में आया, ये जांच का विषय है। लेकिन आप आग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग ये लगी है। और चलिए बात करते हैं 60 सेकंड में खबरों का। सबसे पहले बात बीजेपी की 5वीं लिस्ट की। मिशन 400 प्लस में बीजेपी जुटी हुई है। इन सब के बीच 5वीं लिस्ट जारी की गई जिसमें 111 नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। सीईसी की बैठक के बाद 17 राज्यों के 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद प्रत्याशियों के समर्थकों ने कई जगहों पर खुशी का इजहार किया। बीजेपी की 5वीं सूची में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के 19 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। उसके बाद उड़ीसा के 18, बिहार के 17, उत्तर प्रदेश के 13, राजस्थान की 7, आंध्र प्रदेश के 6, महाराष्ट्र के 3, गुजरात के 6, हरियाणा के 4, हिमाचल प्रदेश के 2, झारखंड के 3, कर्नाटक के 4, केरल के 4, तेलंगाना के 2,
मिजोरम के एक, सिक्किम के एक, गोवा के एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। 543 सीटों में बीजेपी ने अब तक 402 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इससे पहले 4 लिस्ट में 291 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। तो बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, जहां कंगना रनौत को मौका दिया है बीजेपी ने, अरुण गोविल को मौका दिया है। वहीं कई ऐसे दिग्गजों के नाम काट दिए हैं जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। हालांकि बीजेपी ने भरोसा भी जाहिर किया है जिन लोगों ने हाल फिलहाल में कमल का दामन थामा था। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में कई बड़े नाम कट गए हैं, जो अपने आप में बड़ा सरप्राइज है। लिस्ट के मुताबिक बीजेपी ने इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की जगह गाजियाबाद से स्थानीय विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया है। बिहार के बक्सर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काटकर उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से वर्तमान सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर उनकी जगह योगी सरकार में मंत्री जितेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में उम्मीदवारी के तौर पर जो खास नाम सामने आया है वो है फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का। कंगना को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से मैदान में उतारा है। इसके अलावा टीवी सीरियल रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को पार्टी ने मेरठ से मौका दिया है। 5वीं लिस्ट जारी होने से कुछ देर पहले बीजेपी में शामिल होने वाले नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पूरा देश आज होली की खुमारी में डूबा हुआ है, लेकिन अयोध्या के लिए होली खास है क्योंकि 5 सदियों के इंतजार के बाद रामलला टाट से ठाठ में पहुंचे हैं और वहां पर भव्य तरीके से होली मनाई जा रही है। होली पर भगवान राम की नगरी अयोध्या की रौनक देखते ही बन रही है। हर ओर हर्षोल्लास का माहौल है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद अयोध्या में ये पहली होली है, इसलिए लोगों की खुशी मानो दोगुनी हो गई है। रामलला के दरबार में पहुंचने वाले लोगों के लिए ये होली बेहद ही खास है। भगवान राम के दरबार में भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। रामलला के दरबार में चल रहे भजन कीर्तन में भक्ति के रंग बरस रहे हैं। देश के कोने कोने से पहुंचे राम भक्त रामलला के दरबार में शीश झुकाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, इसलिए लोग भगवान राम के जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। उधर होली पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। आगे बढ़ते हुए बात सियासत की करते हैं। देखिए, सियासत बहुजन की हो, हिंदुत्व की हो, सेकुलर की हो या फिर समाजवादी की हो, हर किसी को सत्ता तक पहुंचने पर, सत्ता पर काबिज होने की लालसा उनमें देखी जाती है। कमोबेश ऐसा हर परिवारों में देखने को मिलता है। जो राजनीतिक परिवार हैं वो इस तरीके की चाहत रखते हैं। इस वक्त बिहार का पासवान परिवार चर्चा के केंद्र में है। दिलचस्प बात यह है कि चर्चा का एक सिरा बीजेपी से जुड़ा हुआ है। सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गवर्नमेंट को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग वो होता, लेकिन हमारे पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। कहीं दिखाई पड़ रहा है भाजपा, कहीं दिखाई पड़ेगा। ये ओछी राजनीति न कभी देश की जनता स्वीकार की है, कभी स्वीकार नहीं करेगी, माकूल जवाब देगी। तो क्या पासवान परिवार में चाचा वर्सेस भतीजा जंग के पीछे बीजेपी है? क्या चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने पशुपति पारस को इग्नोर किया? इन दो सवालों के इर्द गिर्द बिहार में सियासी चर्चा तेज है। तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी अवसरवाद की राजनीति करती है। पहले चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को साथ जोड़ा गया, 5 साल उन्हें सरकार में रखा गया, लेकिन अब उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। उनकी जगह चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। यूं तो पासवान परिवार में छिड़ी विरासत की जंग नई नहीं है, लेकिन सीट बंटवारे से उठा विवाद
अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद बनी सियासी सूरत को चर्चा में ले आया है। उस वक्त चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस पार्टी पर वर्चस्व को लेकर आमने सामने थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। इस टूट का बीजेपी को फायदा ये हुआ कि जिस चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार के एनडीए से नाता तोड़ लिया था, उसका एक गुट पशुपति पारस के नेतृत्व में एनडीए में वापस आ गया। कमाल देखिए, सियासत एक बार फिर पुराने पन्नों को पलट रही है। तब चिराग पासवान की अलग राह चलने से एनडीए में पशुपति पारस की जगह बनी थी। अब चिराग पासवान के सियासी कद के आगे एनडीए में पशुपति पारस का सियासी कद बौना हो गया। दिलचस्प बात है कि दोनों ही मौके पर एलजेपी के किस धड़े को अहमियत मिलेगी और किसे नहीं, यह तय करने वाली बीजेपी ही रही है। रामविलास पासवान के निधन के बाद बीजेपी ने चिराग पासवान पर पशुपति पारस को तरजीह दी, लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो पशुपति पारस की पार्टी की जगह चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी की ओर से इस बार तवज्जो मिली है। यानी सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन पासवान परिवार में विरासत की जंग में कहीं न कहीं बीजेपी की भी भूमिका रही है। दिलचस्प है कि बीजेपी भी मानती है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान उत्तराधिकारी थे, लेकिन बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके चाचा पशुपति पारस को मौका दिया। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके पुत्र उत्तराधिकारी थे, फिर भी इनका सम्मान देते रहे, कैबिनेट में ये मिनिस्टर रहे। आज उनको नए जनरेशन को अवसर मिला है, इनका भी सम्मान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चिराग पासवान जी तो आज नहीं एनडीए के अंदर आए, जब उनको कुछ भी नहीं मिला उसके बाद भी एनडीए के साथ जुड़े रहे, धैर्य से लगे रहे। हालांकि इस मुद्दे पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का तर्क बिल्कुल अलग है। मेरी अपेक्षा मेरे चाचा जी से भी इसी बात की थी ना कि जैसे पापा ने, भाई पापा के जाने के बाद वही घर के सबसे बड़े, मेरे पिता वो पापा की जगह तो वही मेरे पापा थे, और मैं उनसे भी यही उम्मीद रखता, भाई मैं छोटा हूँ, मान लीजिए अगर मुझसे ही कोई नादानी हो गई तो आप मेरा कान पकड़ते, मुझे 2 थप्पड़ लगा देते, मुझे बैठाते, मुझे समझाते, बस वो मुझे घर का बड़ा बेटा मान लेते ना, अपना बड़ा बेटा मान लेते। ये परिस्थितियां कभी नहीं आती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस और चिराग पासवान ने आपसी मतभेद दूर करने पर जोर दिया होता तो मौजूदा स्थिति नहीं बनती, न ही लोक जनशक्ति पार्टी में टूट होती, न पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज होता, न ही चिराग पासवान को 2019 के मुकाबले एक सीट कम पर संतोष करना पड़ता, और न ही पशुपति पारस को 5 सांसद होने के बावजूद गठबंधन के तहत एक भी सीट न मिलने का मलाल होता। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है, चुनाव पर हम लोग विश्वास करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता है, एक नियम है, गठबंधन धर्म का नियम है, सीटिंग गेटिंग गो, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक हम इंतजार करते हैं। माना जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे में आरएलजेपी की दावेदारी सिरे से खारिज होने के बाद अब पशुपति पारस नया रास्ता खोज सकते हैं। खबर है कि पशुपति पारस आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि आरजेडी का खेमा पशुपति पारस को साथ जोड़ने के लिए उतना उत्साहित नहीं दिखता जितना उत्साह कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान को महागठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए दिख रहा था। तेज प्रताप यादव भले ही कह रहे हैं कि महागठबंधन में पशुपति पारस का स्वागत है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कई नेता पशुपति पारस को महागठबंधन का हिस्सा बनाने के पक्ष में नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह वोट बैंक है। बिहार में पासवान समाज की आबादी 5.3 है। बिहार में पासवान समाज आबादी के लिहाज से यादव समाज के बाद दूसरे नंबर पर है। आमतौर पर पासवान समाज को ही एलजेपी के दोनों धड़ों का बेस वोट बैंक माना जाता है। हालांकि यहाँ भी एक पेच है। एलजेपी में टूट के बाद
पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने तो एक तरह से जमीन की राजनीति से मुंह मोड़ लिया, जबकि चिराग पासवान जनसभाओं के जरिए जमीन पर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे। दूसरा, बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी बिना किसी गठबंधन के मैदान में उतरी थी, तब एलजेपी को करीब 7% वोट मिला था। खास बात यह है कि उस वक्त चिराग पासवान फ्रंट से एलजेपी का नेतृत्व कर रहे थे। माना जा रहा है कि ऐसे में बीजेपी भी महसूस कर रही थी कि रामविलास पासवान से जुड़े रहे मतदाताओं का समर्थन पशुपति पारस को नहीं बल्कि चिराग पासवान के पास है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि बीजेपी ने रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में चिराग पासवान को ही एक्सेप्ट कर लिया है। उस वक्त चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस पार्टी पर कब्जे को लेकर आमने सामने थे। चर्चा यह भी है कि पशुपति पारस हाजीपुर सीट को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं थे, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी को एलजेपी कोटे की सभी 5 सीटें सौंप दी। साफ लफ्जों में कहें तो विरासत की जंग में पशुपति पारस को गठबंधन के तहत सिर्फ निराशा हाथ लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी मान चुकी है कि बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान है, पशुपति पारस नहीं। बिहार के बाद अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां पहले ही चाचा यानी कि शरद पवार और भतीजा यानी कि अजीत पवार आमने सामने हैं। तो 2006 में शिवसेना से अलग हुए उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे के बारे में खबर है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मतलब अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल हुए तो फिर चुनावी बिसात पर भाई वर्सेस भाई मुकाबला भी दिख सकता है। पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, फिर मुंबई के होटल में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग। संकेत है कि महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वाले ठाकरे परिवार का बड़ा चेहरा अब बीजेपी से जुड़ने वाला है। सियासी गलियारे में इस बात की जोर शोर से चर्चा है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए का हिस्सा हो सकती है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। राज ठाकरे साल 2006 तक अविभाजित शिवसेना का प्रमुख चेहरा हुआ करते थे, लेकिन फिर उस वक्त शिवसेना की कमान संभाल रहे बाला साहब ठाकरे से मनमुटाव के चलते राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली थी। हालांकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठन के बाद राज ठाकरे की राजनीति का दायरा बेहद सिमट गया, जबकि बाल ठाकरे के बाद शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे को मिली। ये बात और है कि उद्धव ठाकरे अपने नेतृत्व में पार्टी को ज्यादा दिन तक एकजुट नहीं रख पाए। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का एक धड़ा अलग हो गया और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। अब 18 साल पहले शिवसेना से अलग हुए राज ठाकरे गठबंधन के लिए बीजेपी से बात कर रहे हैं। खबर है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने गठबंधन के तहत 2 लोकसभा सीट की डिमांड की है। इसमें से एक मुंबई की दक्षिण लोकसभा सीट है, जबकि दूसरी नासिक या फिर शिरडी की हो सकती है। अब अगर एनडीए में राज ठाकरे की एंट्री होती है तो फिर महाराष्ट्र में भाई वर्सेस भाई सियासी मुकाबले की सूरत बन सकती है, क्योंकि राज ठाकरे के चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। हालांकि राज ठाकरे की एनडीए में एंट्री का पेच सीट को लेकर फंस सकता है, क्योंकि जिस दक्षिण मुंबई को वो चाहते हैं वो बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती, जबकि नासिक लोकसभा सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की दावेदारी है। यानी राज ठाकरे के एनडीए में एंट्री पर सीट बंटवारे का पेच फंस सकता है। इधर महाराष्ट्र के दूसरे बड़े सियासी परिवार का बड़ा चेहरा अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, पहले से ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर हैं। अजीत पवार ने पिछले साल जुलाई 2023 में शरद पवार की लीडरशिप के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। शरद पवार की सहमति के बिना ही कई विधायकों के साथ वो एनडीए से जुड़ गए थे। इस बगावत का नतीजा ये रहा कि शरद पवार की एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई। एक गुट अजित पवार का, दूसरा शरद पवार के साथ रहा।
महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए, लेकिन उस वक्त आरोप यही लगा कि पवार परिवार में टूट की असल वजह बीजेपी है। अजीत पवार भले ही बीजेपी से गठबंधन कर लोकसभा चुनाव के शंखनाद के बाद भी विपक्ष बीजेपी पर पार्टी और सियासी परिवारों में तोड़फोड़ का कसूरवार बता रहा है। यहाँ पे शिवसेना को, एनसीपी को तोड़ा कैसे? आपको क्या लगता है कि ये जो एमएलए भागे हैं ये फ्री में भागे हैं क्या? इनको सबको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फिट किया है। यानी शिवसेना से एनसीपी तक पार्टी में बगावत का चैप्टर हो या फिर सियासी परिवारों में बिखराव का मुद्दा, विपक्ष को यकीन है कि इन सब में कहीं न कहीं बीजेपी की भूमिका है।